लास्ट वीक जो हमने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग का वीडियो बनाया था, उसके कंटिन्यूटी में अभी और भी वीडियो बनाएंगे। तो हमने जैसा बोला कि आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स समझना होगा, कुछ टेक्निक समझनी होगी कि रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज कैसे हम पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें। और इससे हमारा नाम MS अख्तर है और हमारा 35 इयर्स का मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस है, और मैं भी रिटायर होकर के अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर रहा हूं ताकि हम कॉम्पिटेंट HSC प्रोफेशनल्स बन सकें। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि रूट कॉज क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज मैटर। तो ये जो है बात आपको हमेशा खुद पहले कन्विंस हो जाइए कि इमीडिएट कॉज, जो कि क्रोनिक प्रॉब्लम है हर जगह पे, इमीडिएट कॉज पता लगाया और राइटिंग में लिख दिया, कुछ अनसेफ एक्ट हुआ उसको हो गया, ब्लेम उलेम करके अपना क्लोज कर दिया। तो ये सब टाइम पास तो होता ही है, ज्यादातर 90% केसेस में यही होता है। लेकिन आप इसलिए है क्योंकि साइटों पे हम पहले भी बता चुके हैं कई वीडियो में कि आप अगर कॉम्पिटेंट बन जाएंगे तो आपका जो कैरियर बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि सब नालायक किस्म के लोग हैं सेफ्टी में। ज्यादातर आप खुद को जो भी वॉच कर रहा है वो आप रेगुलर वॉच करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमको रेगुलर वॉच करेंगे तो आप कॉम्पिटेंट बनेंगे। कॉम्पिटेंट बनेंगे तो आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें, क्योंकि नॉलेज आपको अगर है अच्छा तो आप कर सकते हैं। क्योंकि इमीडिएट कॉज पर अगर आप रुक गए इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में, तो आपने सिम्टम को ठीक किया है ना। पेट में दर्द है, अपेंडिक्स के लिए आप पेट दर्द की दवा खा रहे हैं, तो उससे आपको तो अपेंडिक्स फट जाएगा ना। तो अंडरलाइन जो डिजीज है उसको ट्रीटमेंट करना होगा, वो रूट कॉज होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल में रिजिलियंस जो कम्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग रूट कॉज दैट प्रिवेंट अकरेंस। अगर आपको ये सर में दर्द है और बुखार है, किस वजह से ये पता लगाइए पहले, तभी आपका परमानेंट इलाज हो सकेगा। कमजोरी डायबिटीज की वजह से है तो हम, और उसके ऊपर हम और भी कुछ ऐसा खा रहे हैं कि और डायबिटीज बढ़ रही है, तो वैसे नहीं होगा ना। अब आपको जैसा हमने बताया कि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में अभी हम जहां पर भी बात करते हैं तो हम लोग ओशा की बात करते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, यूके के HSC की बात करते हैं, हेल्थ एंड एग्जीक्यूटिव की। लेकिन आप जहां जाएंगे वहां पर भी लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना। रिक्वायर थॉरो रूट कॉज एनालिसिस टू एंश्योर सिस्टमेटिक प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर इंसिडेंट। ये बहुत जरूरी है। फॉर आपको एक एग्जांपल है कि अगर कहीं पर स्पीलेज हो गया, तो स्पीलेज तो एक सिम्टम है ना। अगर कोई चीज का टैंक फटा हुआ है तो उसको आपको सील करना होगा ना, वहां पर पोछा लगा देने से आप बोलिए क्लीन कर दीजिए, तो उससे तो आप फिर लीकेज होगा, वही बताया जा रहा है। तो अब हम लोग समझे कि आप लोग अक्सर देखा होगा कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इमीडिएट कॉज लिखते हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज लिखते हैं, रूट कॉज। तो हमको समझना चाहिए कि इमीडिएट कॉज क्या होता है, जो डायरेक्ट है ना, जो ऑब्जर्वेबल है, जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएटली प्रेसिडेंट टू द एक्सीडेंट। यानी कि कोई आदमी ने अनसेफ एक्ट किया है ना, कोई इक्विपमेंट फेल कर गया, कोई आदमी ने फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहने हुआ है, कोई रेलिंग नहीं थी इस वजह से नीचे गिर गया, तो ये सब इमीडिएट कॉजेज है। उस क्यों किया, वो क्यों किया, तो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होगा। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में कंडीशन और फैक्टर्स दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड और सीवियरिटी ऑफ एन इंसिडेंट। अब ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर जमीन पर अगर हाउसकीपिंग खराब थी इसीलिए ज्यादा इंसिडेंट हो गया, है ना। ट्रेन नहीं था, तो ये भी ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लेकिन ट्रेन क्यों नहीं था, वो टाइम प्रेशर था उसके ऊपर काम करने के लिए, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। बहुत ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि आप जब आप एज HSC मैनेजर जब आप किसी का इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे LTI का या MTC का, तो आपको समझना होगा कि इमीडिएट कॉज क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग कॉजेस क्या होते हैं, उसका रूट कॉज क्या होता है। सो फंडामेंटल सिस्टम फेलियर, ज्यादातर आप देखेंगे जब भी रूट कॉज होता है तो सिस्टम फेलियर्स होता है, प्रोसेस ब्रेकडाउन हो जाता है। हाँ? क्यों हुआ, क्यों उसने भैया रेडिंग क्यों थी, वो क्यों नहीं पहने हुआ था, वाई इट इज हैपन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वाई के बारे में, 5 वाई जो है, इफ करेक्टेड वुड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सिमिलर इंसिडेंट। तो अब हम लोग समझे द इन्वेस्टिगेशन जर्नी, हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेशन, हम लोग सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं, अभी पिछले में किया था, अभी हम उसको बीच बीच में पुरानी बातें भी, लास्ट वीडियो की भी बात करेंगे और नई टेक्निक की भी बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, गैदर एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट लेते हैं, फिजिकल एविडेंसेस लेते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को कंप्लीट पिक्चर बनाने, कंप्लीट क्या हुआ था एक्चुअली, क्यों हुआ, इसको हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, कब 7:30 में ये हुआ, 7:35 में ये हुआ, 7:40 में ये हुआ, 7 तब 8 o'clock एक्सीडेंट हुआ, है ना। क्यों बनाते हैं, किस वक्त ये चूक हुई, अगर हम इंटरवेन करते तो ये हो जाता। जैसे कि 7:30 में हम लोगों ने ये क्रेन वहां पर आई, ठीक है, एक एग्जाम्पल की क्रेन कोलैप्स कर ले लीजिए, एक एग्जाम्पल, क्रेन आई, आपने ग्राउंड इंस्पेक्शन किया, लेकिन फिर भी धंस गया आउटरिगर, इसका मतलब कि जो इंस्पेक्शन करने वाला आदमी था वो ट्रेन नहीं था, या फिर कोई और वजह थी। तो प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द इंसिडेंट, आस्क व्हाई रिपीटेडली, systematically probe deeper in beyond surface explanation to cover underlying systemic issues and organizational factors। हमेशा जब आप ये था तो क्यों हुआ, वाई, अगर आप इसको फैक्ट से जोड़ते जाएंगे तो आप उसकी तह तक पहुंच सकते हैं कि ये हुआ क्यों आगे। जब तक उसको एड्रेस नहीं किया तो फिर वही होगा। जो ऐसे बोलते हैं प्रिवेंट रिकरेंस, तो प्रिवेंट रिकरेंस तभी होगा जब आप रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। तो ये 5 वाई जो है ये 1970 में टोयोटा में इन्वेंट हुआ था। एक्चुअली ये अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के लिए हुआ था। वो हमेशा ये कैसे हुआ तो ये कैसे हुआ तो वो उसको इम्प्रूव कर सके। तो ये टेक्निक को इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में 5 वाई क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब ये जितना भी टेक्निक बताएंगे इसको ठीक से सुनिए और इसको याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। Each why must be grounded in verifiable evidence rather than assumption। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था, फैक्ट के हिसाब से चलिए, assumption, bias, opinion ये सब आप सुनिए चुपचाप से, लेकिन उसको छांटना पड़ेगा, फैक्ट आपको पता लगाने का। क्योंकि किसी के assumption, opinion और ये सब से पर तो अब फैक्ट है नहीं, वो ना उससे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा उनके assumption से। अवॉइड जंपिंग इनटू कंक्लूजन विदाउट फैक्चुअल बेसिस, नेवर डू दिस। तो सबसे पहली जो है आपको, इसको फिश बोन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इशिकावा भी बोला जाता है, जिसके बीच में जो हेड है वो एक्सीडेंट है, बाकी सब चीजें जो उसको कंट्रीब्यूट कर रही है ना। तो इसमें सिस्टेमेटिक कैटेगराइजेशन किस किस में किया जाता है ये भी याद रखना होगा। पीपुल, प्रोसेस, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, मटेरियल एंड मैनेजमेंट, ये सब जो है 6 चीजों को हम लोग करते हैं। वो सब चीजें कहां कहां पे उसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन था उसका, इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। उसके बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, कैप्चर डाइवर्स पर्सपेक्टिव मेकिंग इट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरिंग मल्टी डिसिप्लिनरी ऑडिट। जैसे पीपुल का क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें, प्रोसेस का क्या
इक्विपमेंट ने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसकी इक्विपमेंट फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, पब्लिक उसमें इन्वॉल्व, इन्वायरमेंटल हाई हीट थी, विंड था, ये था वो था, ग्राउंड कंडीशन ये वो, मटेरियल अगर यूज हुआ तो क्या उसमें प्रॉब्लम हुआ, मैनेजमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था उस इंसिडेंट में। तो जब तक ये सभी चीजों को जानेंगे तभी आप स्मार्ट एक्शन प्लान आप लोग बना सकते हैं, तभी आप प्रिवेंट कर सकते हैं रिकरेंस को। इस पर हम जितना भी बता रहे हैं, इस पर हम अलग अलग एक एक वीडियो बनाएंगे, ताकि ये जो आप देख रहे हैं कि फिश बोन डायग्राम का डिटेल कैसे करते हैं, कैसे डिटेल में कैसे करेंगे, इसको हम अलग से बनाएंगे। अभी आपको सिर्फ टेक्निक्स का डेफिनेशन बता रहे हैं। फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, a top-down detective method that uses Boolean logic gates. Boolean logic gates में fault tree analysis में होता है and or करके मैप बनाया जाता है, ठीक है। all possible pathway from an undesired top event down to basic root causes. इसको डिटेल में ये अभी इतनी जल्दी में नहीं बताया जा सकता है, इसको अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। Particularly valuable for complex systems in safety critical industries such as nuclear power plant, chemical processing, है ना। तो जो फॉल्ट ट्री एनालिसिस में क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिटी होती, क्या किसकी क्या कितनी प्रोबेबिलिटी कंट्रीब्यूशन क्या है और कितना, उस फॉल्ट ट्री एनालिसिस जब करेंगे तो ये पहले भी किया जा सकता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है, कितना उम्मीद है ये चीज होने की। तो आप ये देखें कि ये जो बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है परेटो चार्ट है, कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट हुआ है वो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग की वजह से। उसके बाद सेकेंड जो है वो इक्विपमेंट फेलियर है, थर्ड प्रोसीजर गैप है, कम्युनिकेशन इश्यूज है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। ये मोटा मोटी समझिए कि ऐसे ही है। अभी एडवांस मेथड समझते हैं। अभी जैसे फेमा के बारे में आपने सुना होगा, तो फेमा जो है एक प्रोएक्टिव टेक्निक डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलियर बिफोर इंसिडेंट अकर्स। ये आप हमेशा अगर एज एचएससी मैनेजर यू हैव टू बी मास्टर ऑन दिस, मेकिंग इट ए कॉर्नर स्टोर ऑफ प्रिवेंटिव सेफ्टी मैनेजमेंट। फेमा हो या फिर आपने जो ये फॉल्ट ट्री एनालिसिस हो, ये सभी चीजों में आपको महारत हासिल करनी होगी। अभी सीवियरिटी रेटिंग कितना अगर आप करेंगे तो आप 10% तक इम्पैक्ट ऑफ फेलियर ऑन सेफ्टी ऑपरेशन आप रिड्यूस कर सकते हैं। अकरेंस आप 8% रिड्यूस कर सकते हैं। डिटेक्शन रेटिंग जो है इसके जरिए काफी ज्यादा है, मिनिमम 6% एबिलिटी टू डिटेक्ट बिफोर इम्पैक्ट। So widely adopted across manufacturing, healthcare, aerospace and engineering, FEMA calculate a risk priority number by multiplying severity, occurrence and detection rating to prioritize mitigation efforts. तो ये चूंकि लंबा चैप्टर है इसलिए आपको अभी हम टच करके जा रहे हैं, तो हम फिर जस्ट रिवाइज कर दे रहे हैं। तो प्रोएक्ट मेथड जो है आपका रूट कॉज एनालिसिस मेथड जो है, लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको एविडेंस रिवर्स कीजिए, रूट कॉज पता लगाइए, डाटा ऑर्गेनाइज कीजिए, एनालाइज कॉजेज एनालाइज कीजिए, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए रिजल्ट को तमाम स्टेक होल्डर्स को। उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो आपने करेक्टिव एक्शन लिया उसको आप ट्रैक कीजिए। इसके डिटेल आप लास्ट वीडियो देख लीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा। तो सिस्टेमिक कॉज जो टेक्निक है ये ह्यूमन फैक्टर पर है, तो ह्यूमन फैक्टर का वीडियो हमारा बनाया हुआ है, उसके हिसाब से देखिए, उसको देखिएगा तो ये आपको ठीक से समझ में आएगा कि सिस्टेमिक कॉज एनालिसिस टेक्निक जो है एक वर्टिकल रूट कॉज एनालिसिस है, जो किस बात पर अप्रोच करता है कि ह्यूमन फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंस क्या क्या था उसमें। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको और सिस्टम फेलियर और ह्यूमन फैक्टर ही नजर आता है, क्योंकि हर चीज आदमी से कंट्रोल कर रही है। एआई आपको मदद कर रही है लेकिन कंट्रोल तो नहीं कर रही है ना।
recognizing that most incidents have deeper systemic origins. This technique breaks down causes into hierarchical categories, ensuring investigators examine personal factor, job factor, and organizational factor systematically. ठीक है, तो सिस्टम कॉज एनालिसिस में ये जो आदमी का ह्यूमन फैक्टर्स को एनालाइज करने की टेक्निक है, तो पार्टिकुलरली इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सिस्टेमेटिक कॉज एनालिसिस टेक्निक में आप कैसे, आप जब आप रूट कॉज पता लगाएंगे तो रूट कॉज पता लगाने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। तो particularly effective for incident where human performance plays a significant role, revealing latent organizational weaknesses. अल्टीमेटली आपको यहीं पर आना है, इसको जानना बहुत जरूरी है, भी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब ये देखें, ये आपने बहुत सारा पीडीओ में काम किया होगा या फिर आरामको में काम कीजिएगा, तो बो टाई एनालिसिस बहुत होता है ना। तो ये बो टाई इसलिए बोला जाता है कि इसका जो डिजाइन है वो बो टाई की तरह होता है, टाई की तरह। तो बो टाई मेथड कंबाइन फॉल्ट ट्री एंड इवेंट ट्री एनालिसिस इनटू एन इंटीग्रेटेड विजुअल मॉडल शेप्ड लाइक ए बो टाई विथ द हैजार्ड एट द सेंटर। सेंटर है, उसको प्रिवेंशन बैरियर कौन कौन सा लेफ्ट में था, लेफ्ट में रखेंगे। क्रिटिकल इवेंट क्या क्या सेंटर रिप्रेजेंट द मोमेंट वेयर कंट्रोल इज लॉस्ट, और उसके बाद एक तरफ रखेंगे मिटिगेशन कंट्रोल्स, तो राइट साइड में मिटिगेशन कंट्रोल रखेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा चीज फेल किया, कौन सा चीज क्या हुआ। इसके बारे में डिटेल में फिर वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ आपको तारुफ करा रहे हैं, क्या ये भाई साहब ये है, ये भाई साहब ये सब है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग टिप ले लें कि जो आपको इन्वेस्टिगेशन टीम में डाइवर्स एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया। हर तरह के लोग होना चाहिए, सेफ्टी में होना चाहिए, सेफ्टी के लोग होना चाहिए, ऑपरेशन के लोग होना चाहिए, मेंटेनेंस के लोग होना चाहिए, इंजीनियरिंग के लोग होना चाहिए, मैनेजमेंट के लोग होना चाहिए। ब्लेम फ्री रखना होगा, ये नहीं कि किसी को क्या बोलते हैं उसको, किसी को फंसा करके अपना इन्वेस्टिगेशन क्लोज किया तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ज्यादातर ऐसे ही होता है, जैसे हमने बार बार बोला है, लेकिन इससे कोई इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का ये पर्पस है ही नहीं। अगर आप रिकरेंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको फैक्ट जानना होगा क्यों हुआ, और अगर किसी से हुआ भी है तो उसका सुझाव कि उसको सुधारिए। Encourage open, honest communication by focusing on system improvements rather than individual blame, essential to uncovering true causes. और लास्टली, जो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन टीम में जाहिर सी बात है कि ट्रेन होना चाहिए। जितना आदमी है सबको ट्रेन देना चाहिए। फिर से हम जो लास्ट में बताया था कि आपको साइट को सिक्योर करना चाहिए, इमीडिएटली आइसोलेट करना चाहिए। आपको लास्ट वीक में पूरी डिटेल में बता चुके हैं। डॉक्यूमेंट को पूरा जितना भी एविडेंसेस और फोटोग्राफ्स लीजिए, वीडियो बनाइए, स्केच बना लीजिए, फिजिकल एविडेंस ले लीजिए, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस लॉग, ताकि कोई बाद में टेम्परिंग ना शुरू कर दे उसमें। मेंटेनेंस रिकॉर्ड मालूम हुआ कि फेल हो गया, बाद में उसने मेंटेनेंस किया ही नहीं था और हो गया, तो वो उसको कुछ ना कुछ फॉरन इमीडिएटली आपको जितना एविडेंस लेना है। टाइमलाइन बनाना, मेंटेनेंस चेन ऑफ कस्टडी। तो जो सबसे मेजर जो आपका गलतियां जो हैं, डोंट स्टॉप एट इमीडिएट कॉजेस। अगर आप इमीडिएट कॉज पर आपने किया, जो 90% केसेस में हमने तो यही देखा है लोगों के साथ कि फॉरन इमीडिएट कॉज पर कॉज ऑफ द इंसिडेंट में कोई सारा अनसेफ फैक्ट्स एंड कंडीशन कुछ भी लिख दिया और क्लोज किया चैप्टर। चैलेंज एजम्पशन एंड बायस। आपको हमेशा फैक्ट पर चलना है। किसी लोग बोल रहा है आप सुनिए, लेकिन आप उससे आप इन्फ्लुएंस मत होइए एजम्पशन और बायस से, क्योंकि लोग तरह तरह की अपनी मनगढ़ंत बात भी बोलेंगे, लेकिन आपको क्रॉस चेक करके उसको फैक्ट पर चलना है। Look beyond human error. While human action trigger many incidents,
focus on systemic and organizational factor that created conditions for error. Ask why the error was possible. क्यों हुआ ऐसा? अगर किसी ने किया, अगर बगैर अगर किसी वजह से अगर वो रेलिंग गायब थी या फिर अगर क्रेन कोलैप्स किया तो क्यों किया? जब चाहे बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट हो, वो ह्यूमन फेलियर होता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड होता है। आपको ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स बताएंगे जो हमारे जीवन में जो हमने देखा है, तो एक्सपीरियंस शेयरिंग में हम बताते रहते हैं। टू कंक्लूड, आपको कंक्लूड करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन टू प्रिवेंशन, रूट कॉज एनालिसिस ट्रांसफॉर्म्स इंसिडेंट इनटू वैल्यूएबल। ये आपको लोगों को बताना होगा कि साहब जो हम लोग इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसको सीरियसली लीजिए ताकि बहुत बड़ा डिसास्टर होने से बचे, है ना। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। Okay, thank you for watching my video. I request all of you to subscribe my channel, like my channel, and give your comments. Thank you for watching, and keep watching my videos so that you can become one day a competent HSC professional.